मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और गुरुवार समाचारों का दिन होता है, लेकिन आज से हम समाचार नहीं, समाचारों के ऊपर समीक्षा थोड़ी सी प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस समीक्षा से हमारे सरोकार जुड़े हैं, हमारे यानी दिव्यांगम के सरोकार यानी विकलांगों के सरोकार, इसके अलावा भारतवासियों के सरोकार, उत्तर प्रदेश वासियों के सरोकार और हम सबके सरोकारों से तात्पर्य ये है कि वस्तुएं कितनी सस्ती होंगी, महंगाई कितनी बढ़ेगी, कितना हमारे ऊपर आज के परिवेश का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब चीज़ें देखना है। मित्रों, आपने यूक्रेन और रशिया का युद्ध देखा। अभी कुछ दिनों के पूर्व चुनाव हुए। चुनाव के बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए। जो भी राजनीतिक दल विजयी हुआ वो अपने अपने दलों में, पंजाब में तो सरकार बन गई है, भगवंत सिंह मान वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहली बार आप सरकार दिल्ली से निकल करके पंजाब में कदम रखा है और उनके लिए दिव्यांगम यूट्यूब परिवार शुभकामनाएं देता, बधाई देता है। और शेष 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें गठित होने वाली हैं, जो संभवतः 22-23 तक का गठित हो जाएंगी। अभी उनके यहाँ मंथन चल रहा है, लेकिन जो अभी तक खुल के खबरें आ रही हैं उसमें ये विचार किया जा रहा है कि मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड, इन तीनों जगह पे लगभग वही मुख्यमंत्री होंगे। और उत्तर प्रदेश पे तो योगी जी का होना तो तय ही है। तो इस प्रकार से 4 राज्यों में लगभग वही मुख्यमंत्री पुनः रिपीट होने जा रहे हैं। और इन सब चीज़ें से आप देखना हमको ये है कि हमारा विकलांग दिव्यांगों का उत्तर प्रदेश में दिव्यांग मंत्री कौन होता है। हम इस बात की इस बार कामना करते हैं कि कोई बड़ा सजग और बड़ा सक्रिय व्यक्ति मंत्रिमंडल का पदभार संभाले तो अच्छा होता है। मित्रों, एक बात हमने देखी है, बहुत पहले की बात है। ओम प्रकाश राजभर जी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पिछले टर्म्स में दिव्यांग कल्याण मंत्री बने थे। ओम प्रकाश राजभर, उनसे मेरी करीब वो पहला दिन था उनका, उस दिन हमारी उनकी बातचीत बहुत हुई थी। करीब 4-5 घंटे तक हम उनके पास बैठे थे। हम थे, हमारे महामंत्री हुसैन रजा साहब थे। तो उनकी वार्ता से एक चीज़ ऐसा लग रहा था कि जैसे दिव्यांग विभाग उनको दिया गया है तो वो उनके लिए एक पनिशमेंट पोस्ट हो गई। मतलब बड़ा उपेक्षात्मक प्रश्न, मतलब दिव्यांगों के विषय में दिव्यांगों का पोर्टफोलियो इतना खराब उनको सबको लगता है कि मतलब ये मना स्थिति है राजनेताओं की। खैर, अनिल राजभर, अब हम नहीं जानते, उनके पास पिछड़ा वर्ग भी था और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग भी था और भी कई प्रोटोकॉल थे जिन चीज़ों पे वो संगठन का भी कार्य, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल, ये सब भी देखते थे। अनिल राजभर जी एक बड़ा उत्साही मंत्री थे। लेकिन प्रायः ये देखा गया है कि जब भी विकलांग साथी ट्रस्ट ने किसी मुद्दे पे बातचीत की है तो उस बातचीत के किसी भी वस्तुपरक बातों का तत्काल जवाब नहीं मिला। ये बात सही है कि विकलांगों का मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात जब पहुंचाई थी, स्वाति सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी श्रीमती स्वाति सिंह बहुत ही सहृदय मंत्री थी, उन्होंने तब मंत्री ये 500 से 1000 पेंशन कर दी, ये बात तो थी। लेकिन दिव्यांग कल्याण मंत्री के रूप में अनिल राजभर जी का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा। न उन्होंने कभी दिव्यांगों की बात को कोई बहुत बड़ा फलक पर लाने का प्रयास किया हो। कई बार हम मिले थे इससे पहले, कई बार 4-5 बार उनसे मिले और पेंशन बढ़ाने की बात की, कभी उन्होंने बढ़ाया नहीं आगे। लेकिन स्वाति सिंह जी से एक समारोह में, एक कार्यक्रम में हमने सार्वजनिक रूप से इस बात की चर्चा की। तीसरे दिन उन्होंने मुख्यमंत्री से मिला और चौथे 5वें दिन पेंशन बढ़ गई। मुझे दुख है कि आज श्रीमती स्वाति सिंह जी कोई किसी पद पे नहीं है, मुझे बहुत ही कष्ट है। लेकिन खैर, अभी इन सब बातों का विवेचना करने का कोई मतलब नहीं है।
ना आप लोगों से कोई इसका सरोकार है। सीधा सीधा सरोकार तो नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से तो सरोकार सबका है। हाँ मित्रों, एक बात हमको देखना है कि विश्व के राजनीतिक पटल पे, विश्व पटल पे बड़ा अशांति का मुद्दा है। यूक्रेन और रशिया का आज 22वां दिन है, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। वार्ता चल रही, शांति वार्ता चल रही है, उनके प्रतिनिधि बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने संभवतः जेलेंस्की ने नाटो देशों में सम्मिलित न होने का आश्वासन भी दे दिया है। लेकिन आश्वासन देने के बाद भी कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे रूस की सेनाएं कब्जा कर चुकी हैं, उनको 2 राज्यों को स्वतंत्र करने की बात जो कर चुकी थी, उसको जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। इस पे रूस भी तत्पर नहीं, लेकिन इस बात की छन के आ रहा कि शायद शांति हो जाए। अब इस शांति होने से क्या मतलब, जब पूरा खंडहर हो गया है यूक्रेन, पूरा उनके सैन्य ठिकाने, तेल डिपो, सब चीज़ें खंडहर। अब इन सब चीज़ों पे हमको मित्रों ये देखने की आवश्यकता है कि क्या कहीं विश्व युद्ध तो नहीं हो जाएगा। खैर, प्रकारांतर में विश्व युद्ध की संभावनाएं कम दिखाई पड़ती हैं, लेकिन एक बार तो ऐसा लगा था कि हो सकता है, क्योंकि ईरान ने इराक पे मिसाइलें छोड़ दी। ईरान ने इराक पे मिसाइलें छोड़ दी, उस पर अमेरिकी जो राजनयिक थे, दूतावास था, उनके ऊपर दागी थी मिसाइलें। उससे दूतावास के पदाधिकारी बहुत घायल हुए थे। खैर, ये सब बातें हुई। इधर चीन जो है ताइवान को दबाया करता है। तीसरे, भारतवर्ष से अब पता नहीं गलती से क्या सच्चे किसी प्रकार के परोक्ष रूप से प्रयोग करने की दृष्टि से, पाकिस्तान तो उसको कह रहा है कि प्रयोग करने की दृष्टि से एक मिसाइल छूट गई और हरियाणा से जा कर के वो वहाँ पे पाकिस्तान में गिरी जाके। खैर, उस पर कोई परमाणु नहीं लगा था, सीधी मिसाइल गई। वो संभवतः ऐसा बताया गया, प्रवक्ता ने, भारतीय सेना के प्रवक्ता ने बताया कि वो गलती से छूट गई थी। लेकिन आप ये सोचिए कि इस समय कितनी तनावपूर्ण स्थितियां सभी देशों हैं। अब सभी देशों से, मतलब जर्मनी कह रहा है कि जर्मनी के अपने रूस से हित हैं। जर्मनी कह रहा है कि हम उधर यूक्रेन को हथियार भी देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कह रहा है कि हम रशिया से जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनसे हम उनका तेल, उनका पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, सब चीज़ें लेना बंद नहीं करेंगे, गैस लेना बंद नहीं करेंगे। अब यूरोपीय कंट्री जितने हैं, नाटो देश के जितने देश हैं, वो सब प्रतिबंध लगा चुके, बहुत ज़बरदस्त प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाए हैं, लेकिन रूस भी खड़ा है। रूस ने वहाँ पे चर्चा की। अब बताइए, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिक भूमिका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल बेकार की संस्था हो गई, जैसे देखा जाए। न तो वो किसी चीज़ में हस्तक्षेप कर पाती है। अभी वहाँ पे 2 देशों का लड़ाई हुई, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, कि छोटे छोटे देश थे। इसके अलावा न तो वहाँ पे सीरिया में, न लीबिया में, कहाँ वो कुछ नहीं कुछ कर पाई। इराक पे, ईरान पे अमेरिका जब करता रहा, अमेरिका की वो जेबी संस्था है, तो अमेरिका कभी भी डायरेक्ट रूप से कभी भी किसी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता। वियतनाम में युद्ध में घुसा था तो उसको बहुत नुकसान हुआ, एक छोटे से देश से उसको पराजय भी हुई। और इसी तरीके से अफगानिस्तान में तो अभी हाल ही देखा, अफगानिस्तान में भी उन्होंने सब कुछ कबाड़ा कर दिया और पूरा हथियार छोड़ के चले गए, जिससे कि लड़ाई झगड़ा जारी रहे और विरोध, उसमें विध्वंस हो। अब इसमें उसको सिर्फ अमेरिका अपना हित देखता है। उसका हित ये होता है कि वो केवल और केवल अपने हथियार की बिक्री चाहता है। हथियार की बिक्री कब होगी? जब दुनिया में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। यूक्रेन ऐसे 2-3 देश ऐसे बेवकूफ़ वालों के देश ऐसे तबाह हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, कहता रहेगा लड़ते जाओ, हम तुमको हथियार देंगे। अब जब तबाह हो जाएगा, मान लो शांति समझौता हो गया, फिर उसको खड़े होने के लिए किसकी सहायता चाहिए? अमेरिका की सहायता का मतलब सेना की सहायता, सैनिक साजो सामान, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सब किससे सहायता लेंगे? नाटो से, उन देशों का व्यापारिक हित सदेंगे। अब यूरोप में जो है
रसा से तेल, सब गैस और तेल रसा जाती, उनको भी दिक्कत होगी। लेकिन अमेरिका के पास इतना तेल उसने सऊदी अरब से बचा के रखा है कि उसके पास कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, बल्कि वो कह रहा है हम दूसरों को देंगे। मतलब दूसरे देशों को सप्लाई करने को तैयार है, और ये अरब कंट्रीज से भी वो अपने मनमाने मूल्य पे लेता। इस बीच में मतलब मेडकी को जुकाम हो गया। हमारे पाकिस्तान के राष्ट्रपति इमरान साहब जिस दिन युद्ध हुआ था उसी दिन रूस पहुंच गए। अब रूस पहुंच गए, सब भारत देखिए तटस्थ है, रहना तटस्थ होने की नीति इन्होंने भी, पाकिस्तान ने भी भारत का अनुकरण किया है। लेकिन वहाँ पे इस समय जाने से क्या हुआ? उस जाने से हुआ सीधा ये हुआ कि अमेरिका उनके ऊपर बहुत नाराज़ हो गया। अमेरिका का नाराज़ उनसे होना भारत के हित में है, ठीक है, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता था कि अमेरिका उनसे नाराज़ हो या प्रसन्न हो या कुछ हो। इस बीच में भारत का रुख देखिए, मैं सरकार की विदेश नीति इस समय सर्वोच्च शिखर पे है, बिल्कुल तटस्थ। रूस से कह दिया कि हम आपके युद्ध में कोई सहायता नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई प्रस्ताव आएगा तो हम वहाँ से अनुपस्थित हो जाएंगे, ना आपका समर्थन करेंगे ना विरोध करेंगे। उपस्थित रहा, 4-5 देश अनुपस्थित रहे। अब टर्की जो नाटो देश में है, वो टर्की रूस से भी संबंध बनाए हुए है, और दूसरी तरफ टर्की के जो ड्रोन हैं वो जेलेस्की को भी जा रहे हैं, जेलेस्की साहब उससे खरीद रहे हैं, उसके जेलेस्की से रूस के कई टैंकर तबाह भी हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर वो समझौता करने के लिए मुखिया बिचौलिया भी बन रहा है, बातचीत भी करवा रहा है। ये सब चीज़ें हैं। उस समय हालांकि उनके यहाँ जो समझौते वार्ता हुई वो सब असफल हो गई थी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब भारत की इसमें क्या स्थिति है? भारत की स्थिति ये है कि रूस से उसने क्रूड ऑयल बहुत कम दर पे, मतलब 15-20% जो मार्केट से दूसरी जगह से लेता था उससे ले लिया, आ गया बहुत सारा जो पहले समझौता हुआ था। और अभी अमेरिका ने भारत से कहा कि भाई हमने प्रतिबंध लिया, अगर रूस से आप लेंगे तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। भारत ने कहा कि प्रतिबंध से हम डरते नहीं, परमाणु परीक्षण किया था तब भी आपने प्रतिबंध लगाया था, कुछ नहीं हमारा उपाय। हम जो कुछ है, न तो हम उनसे हथियार लेने जा रहे हैं, न तो हथियार का खरीदना हम बंद करने जा रहे हैं, न आपसे बंद करने आपसे भी लेंगे, उनसे भी लेंगे, सब चलता रहेगा। लेकिन सत्यता ये है कि हम जहाँ पे हमारे देश के हित हैं, देश हित सर्वोपर, जैसे आप अमेरिका हित सर्वोपर करते हैं वैसे भारत का हित हमारे लिए सर्वोपर है। प्रधानमंत्री ने दो खुद से कहा कि हम किसी भी बात से हम अपने देश के हित देख करके निर्णय करेंगे, हम किसी गुट पे नहीं जा रहे हैं, न कोई लड़ाई में जा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल के लिए 5 देशों को बुलाया, ये सब कहा, किसी ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। और वो वास्तव में भारत सरकार के हिसाब से, अब उसके माने कुछ भी निकाले जाएं, लेकिन वो वास्तव में जो है धोखे से चली गई। तो मित्रों, इस समय बड़ी ही हालत टेंस है, तनावपूर्ण है, और भारत की स्थिति इस समय ठीक है, भारत की स्थिति भी ठीक है, और ईश्वर से हम ऊपर वाले अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि ठीक ही रहे, और प्रभु कृपा से ठीक ही रहेगी। लेकिन हम लोगों को अपनी प्रोडक्टिविटी पे और अपने लक्ष्य को साधने में पूरी तरीके से जुटे रहने की जरूरत है। और जुटे रहने के एक बृहस्पतिवार को, आज बृहस्पतिवार है, सोमवार को एक कहानी हम ला रहे हैं, जो इस युद्ध में एक छोटी सी बच्ची, 11 साल की बच्ची, 12 साल की, आखिरकार में मारी गई। उसके चलते चली जा रही, सब उसके घर वाले नहीं, घर से निकली तो वो अकेले जा रही है, सेना वालों ने पकड़ा तो फिर छोड़ दिया उसको, सेना वालों ने भी कोई उसकी नहीं चलती, उसके सामने आकर के उसके किनारे दाहिने बाएं 2 बार बम गिरे, मतलब जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, उस तरीके से वो बचती चली गई। उसके ऊपर उस कहानी को हम सोमवार को सुनाएंगे आपको। उसकी कहानी पूरी कहानी है, करीब 12 मिनट की कहानी है। कहानी नहीं, वो सच्ची घटना पे आधारित है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कहानी के बिंब कुछ कल्पित किए गए, जैसे नाम, इस तरीके से। लेकिन वो कहानी किसी भी देश पे घटित हो सकती है, किसी देश के लिए, किसी देश की वो बच्ची हो सकती है, वो बच्ची रूस की भी हो सकती है, वो बच्ची यूक्रेन की भी हो सकती है, वो बच्ची भारत की भी हो सकती है, पाकिस्तान की भी हो सकती है, चीन की भी हो सकती है, और अमेरिका की भी हो सकती है। उस बच्ची का क्या दोष?
इजराइल तो हम नागरिकों का क्या दोष। नागरिक इस समय कम से कम 20 लाख नागरिकों को घर छोड़ना पड़ा। अब घर छोड़ना, नौकरी वोकरी की तो बात छोड़िए, घर छोड़ना कितना पीड़ादायी होता है। सब बाहर पड़े हैं, युद्ध। तो इस प्रकार की युद्ध की लालसा हमारे यहाँ भी बहुत से लोग कहने लगते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमारी भारत सरकार इतने आतंकवादी घटनाएं वो करती है, क्यों आक्रमण नहीं कर देते, क्यों वो कश्मीर गुलाम। ये कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। हो सकता है भारत उसके ऊपर आक्रमण करके सब चीज़ ले ले, विजय भी प्राप्त कर ले, लेकिन कितनी जनधन की नुकसान होगा, कितनी इंसानियत की नुकसान होगी, कितने इंसान मरेंगे। तो इस बात को भारत जिम्मेदारी पूर्वक समझता है और ये जिम्मेदारी बने रहे, हम यही कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, यस्य भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग हर सब खुश रहें, खुशहाल रहें और किसी को कोई किसी भी प्रकार का दुख न हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।